وبشرى صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبإذن الله. अच्छा जी, वेलकम टू BFD सेशन फॉर दिसंबर 23 एंड जून 24। अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा जी, मोस्ट अवेटेड डे, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा। आज का पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं जी। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे अपना थोड़ी देर में आपको, ठीक है जी। फिर इसके बाद C-FAB4 BFD क्या है जी, इसके बारे में कुछ बात की जाएगी। आसान है, मुश्किल है, कैसा है, चेंजेस क्या आ रही हैं, अगली अटेम्प्ट में क्या होने वाला है, C-FAB की दिसंबर की अटेम्प्ट में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद जो नया सिलेबस आया है अभी 2022 में, अगर आपको आइडिया हो कि नया सिलेबस आया था, ठीक है जी, और उसके हिसाब से अभी कुछ पेपर्स हो चुके हैं, उसका पुराने सिलेबस से भी कंपैरिजन किया जाएगा कि एग्जामिनर ने अब क्या शुरू कर दिया है। पिछली कुछ अटेम्प्ट से एग्जामिनर का मिजाज कुछ चेंज हुआ है, तो क्या चेंज हुआ है इस पर बात होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद हमारे दिसंबर 23 के बैच में नया क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू फॉर दिसंबर 23। और जो लोग हमारे साथ पहले से एसोसिएटेड हैं, यानी कि जिन्होंने पहले से दिसंबर 23 और जून 24 के लिए इनरोलमेंट कराई हुई है, उनको ये कैसे अपडेशन पहुंचेंगी, इस पर ही बात की जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम्स को रेड किया गया है जी। ऑनलाइन एग्जाम्स MSA 2 और MSA 1 के अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट हुए हैं। मैं खुद MSA 2 पढ़ाता हूँ, शेयरिंग में BFD 100% पढ़ाता हूँ। अभी मैं आगे जाके अपने इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। तो MSA 2 के स्टूडेंट को हमने सॉफ्टवेयर के लिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए कैसे तैयार किया, और ये तजुर्बा हमारे लिए BFD में कैसे कारआमद साबित होगा, ये आज के सेशन में बात होगी, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो ऐसा कहते हैं कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी जून 23 में जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स ने दिया। हाँ ठीक है, चैलेंजेस हैं इसके, मगर इसको कैसे टैकल करना है ये आगे जाके एजेंडे में आ रहा है। मेन टॉपिक BFD के कौन से हैं जी, BFD के मेन टॉपिक कौन से हैं जिनका लाजमी सवाल आता है, या वो टॉपिक कह लीजिए कि जिनके बगैर BFD अधूरा है, इन पे बात की जाएगी। फिर उसके बाद क्या BFD प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ से एसोसिएटेड है जी, बिल्कुल जी। डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, हम सब जानते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, हम सब जानते हैं। इंटरेस्ट रेट, काइबोर का रेट बढ़ रहा है, ये हम सब जानते हैं। ये सारा का सारा BFD से कैसे लिंक होता है हमारी जिंदगी में, ये बात भी इंशाल्लाह हम आज की क्लास में कुछ हद तक कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए BFD का कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग माना जाता है। जब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा तो यहाँ मैं आपको ये बात बताऊंगा कि हमारे लिए BFD का कोर्स जो है एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि रियल लाइफ से रिलेटेबल सब्जेक्ट है, ठीक है जी। 173 लेक्चर्स नहीं है जी, 103 102 लेक्चर्स मैं बात करूंगा। वीडियोज 173 आ रही है पोर्टल पे, उसको मैं क्लियर करूंगा अली। बिल्कुल, वेरी वेल इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अच्छा, हमारी अप्रोच क्या होगी और टॉपिक की सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे, सीक्वेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, अप्रोच हमारी क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप। हमेशा हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं, चाहे कैफ लेवल हो, चाहे C-FAB लेवल हो, चाहे पुरानी अटेम्प्ट्स हो, ठीक है जी। डूज एंड डोंट्स ऑफ BFD, ये डूज एंड डोंट्स ऑफ BFD तजुर्बे की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा तजुर्बा रहा है टीचिंग का आज तक, जितनी मेरी एज है उसमें से आधी एज अगर मैं कहूँ तो आधी से ज़्यादा एज मुझे टीचिंग करते हो गया। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए, फिर CA फाइनल की टीचिंग को सामने रखते हुए, CA फाइनल से पहले की टीचिंग को सामने रखते हुए, एक मैंने डूज एंड डोंट बनाए जो BFD में भी आपको काम आएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बाकी पेपर्स में भी काम आएंगे इंशाल्लाह। और लास्ट में कुछ FAQs हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इनका भी जवाब आएगा। तो ये पूरी एक मैंने आप स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी, टाइम हमारा लिमिटेड है, हम ईशा की नमाज पे हम इंशाल्लाह एंड कर देंगे। 1.25 घंटा हमारे पास मौजूद है, और ये आई थिंक हमारे पास जो है ना आखिरी स्लाइड होगी जहाँ पे आपके कुछ FAQs का जवाब दिया जाएगा। बाकी एक लाइव सेशन का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपके क्वेश्चन जो है वो एंटरटेन हो रहे होंगे मुख्तलिफ वक्तों में, और आखिर में एक जनरल सेशन भी हम क्वेश्चन आंसर का कर लेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। सऊद तारिक मेरा नाम है। दो इसमें मैं अपने इंट्रोडक्शन को डिवाइड करता हूँ क्विकली। एक मेरा एकेडमिक है और एक जो है वो टीचिंग रिलेटेड है। पहले एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर की बात कर ली जाए। बिल्कुल आशीष इस पर बात होगी कि क्लास की टाइमिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, 2006 में मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया, 2008 में मैंने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया बीकन हाउस से, PCHS कैंपस से मैंने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद 2010 में मैंने अपना ACCA भी कंप्लीट कर लिया जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ACCA मैं पहले कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद मैंने ICAP में एग्जामेशन ली और मेरे 4 मॉड्यूल एग्जाम्प्ट हो गए। 2011 में मैंने कराची में KPMG तासीर हादी एंड को, पाकिस्तान की सेकंड जो है सेकंड थर्ड नंबर की फर्म है, उस वक्त सेकंड कहते थे, आज भी कह सकते हैं। तो KPMG तासीर हादी एंड को मैंने जो है ज्वाइन की 2011 में, ठीक है जी। और ACCA की बेसिस पे मैंने एग्जामेशन क्लेम की हुई थी, तो फिर मैंने CA का जो फाइनल लेवल होता है वो देना था, और 2011 में मैं एज अ CA ट्रेनी रजिस्टर हुआ। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दिसंबर 2014 जो कि मेरी आर्टिकलशिप की एंड डेट थी, उसी टाइम ऐसा हुआ कि मैं CA भी क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई थी। तो 2006, 2008, 2010 और 2014
ये मेरा क्या कहते हैं एकेडमिक पूरा हिसाब किताब। और केपीएमजी के साथ मैं 2017 तक एसोसिएटेड रहा, 2017 के एंड तक मैं केपीएमजी के साथ एसोसिएटेड रहा, और उसके बाद मैंने जो है वो 2018 के अंदर कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री में जॉब की। और फिर उसके बाद 2018 ही वो टाइम है, सितंबर 2018 मैंने अपनी एक फर्म खोली जिसका नाम है ST&Co, साउथ तारिक एंड को के नाम से एक फर्म ओपन की मैंने 2018 में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2018 से लेके 2023 हो गया है, तो मैं अपनी फर्म जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, जहाँ पे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन लिमिटेड ऑब्वियसली, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, और इसके अलावा जो है कंसल्टेंसी, एडवाइजरी की सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। अच्छा, टीचिंग से रिलेटेड बात करूँ, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन रहा है जी। और टीचिंग मैंने 2005 में, जब मैं अपने ओ लेवल्स में था, तब से मैंने स्टार्ट कर दी थी। 2005 से लेकर, अगर मैं थोड़ा क्विकली बताऊँ, 2014 तक यहाँ पे मैंने ओ लेवल्स की टीचिंग की है, ए लेवल्स के काफ़ी सारे पेपर्स को टीच किया है। हमेशा कोशिश होती थी कि एक साल पीछे जो है, एक साल जूनियर को मैं टीच करना शुरू कर दिया करता था। उसके बाद मैंने ACCA के भी काफ़ी सारे पेपर्स टीच किए हैं। उसके बाद मैथ्स का जो IBA का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मैथ्स का एरिया होता था, तो वो भी मैंने जो है वो काफ़ी टाइम पढ़ाया है। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 9 ईयर्स का अर्सा रहा, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और टीचिंग भी करता रहा। फिर अगस्त 2014 वो एक टाइम था मेरी ज़िंदगी का, जो कि मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगस्त 2014 में मैंने CA की टीचिंग में कदम रखा। और CA का मुश्किल तरीन पेपर, जो उस वक्त का मुश्किल तरीन पेपर होता है, जो अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है, अब नहीं है वो था मॉड्यूल F का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कभी आपने नाम सुना है मैक का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग? जो लोग कॉस्टिंग पढ़ते थे, आपको कभी कॉस्टिंग के आपके टीचर जो है, या हम भी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ सवाल कैफ वाले को भी कराते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोग जानते हो जानते हो, पहले मॉड्यूल सिस्टम होता था, 6 मॉड्यूल होते थे, तो मॉड्यूल F का मुश्किल तरीन पेपर होता था। ठीक है जी, मुश्किल तरीन पेपर होता था, और ये मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पढ़ाना शुरू किया। हालांकि मेरा उस वक्त एक पेपर बाकी था CA क्वालिफाई होने से, टैक्सेशन का पेपर। फिर मेरे सर रिजवान मनाई, मेरे उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, लेजेंडरी, उनसे पढ़ के फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो टैक्स का पेपर पास हुआ और मैं यहाँ पे क्वालिफाई हुआ। तो खैर अगस्त 2014 में मैंने मॉड्यूल F का जो है मैक पढ़ाना शुरू किया। 2015 में मैंने जो है BFD का लिमिटेड एरिया पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 2015 में ही मैंने 2016 में सॉरी 2015 में मैंने कैफ लेवल पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज अगर मैं बात करूं, बिल्कुल जिसे कहते हैं क्विकली बात करूं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 5 चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। CFAP 4 BFD, जिसकी हम क्लास में बैठे हुए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% कोर्स में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा कैफ का एक पेपर होता है कॉस्टिंग, कैफ 3 CMA, पहले वो कैफ 8 होता था, वो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। कैफ 6 MFA, एक नया पेपर आया मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का, ये 3 पेपर मैं 100% पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा CFAP 3 SPM, ये मैं सर हाफिज अरीफ के साथ ऑलमोस्ट 1/3 एरिया पढ़ा रहा हूँ। और MSA 2 का एरिया भी मैं सर फुरकान के साथ ऑलमोस्ट 1/3 पढ़ा रहा हूँ। तो देखा जाए तो 5 पेपर्स हैं, जिसमें से ये 3 पेपर 100% हैं, और ये पेपर जो है मैं ऑलमोस्ट 1/3 पढ़ा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करना हुआ, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा। जो क्या कहते हैं दिसंबर 22 और दिसंबर 21 की अटैम्प्ट थी, इसमें जो है वो हमारे स्टूडेंट ने मेरिट भी स्कोर किया BFD के अंदर। दिसंबर 21 में साद बिन सुहेल, और दिसंबर 22 में एहसन वजीब। पिछली 3 अटैम्प में अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अटैम्प से जो है हमारे स्टूडेंट का जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट आ रहा है BFD में। इसमें से ऑब्वियसली बच्चे बहुत इंटरेस्ट जो है ना बेनती है इसमें। मैं कहूँ मेरा कोई कमाल है तो मेरा कोई कमाल नहीं है भाई, अल्लाह ताला का कमाल है, और उसके बाद बच्चों की मेहनत है। बस चूंकि हमसे पढ़ा हुआ है तो एक खुशी होती है, तो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर कर दिया। अच्छा, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था। BFD के बारे में मुझे आपसे पूछना है, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट BFD के बारे में आपने क्या सुना है? ऑब्वियसली आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने BFD नहीं पढ़ा हुआ है और पहली दफा आज BFD की क्लास में बैठे हैं। आपके ध्यान में क्या आता है BFD का नाम सुन के? प्लीज देखें, इंटरेक्टिव सेशन है, तो आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। MFA का बड़ा भाई अहमद अली भट्टी कह रहे हैं हार्ड पेपर होता है अरबाब। नहीं, हार्ड पेपर तो नहीं होता यार, वैसे डिफिकल्ट पेपर कह रहे हैं इकरा जमाल। ओके, बात करते हैं इस पे। आसान हो गया माज बेग कह रहे हैं, कह सकते हैं। लेंदी कोर्स होता था फाखर अब्बास, मगर अभी कुछ चेंजेस आएंगे, बात करेंगे। CMA का नेक्स्ट वर्जन नहीं, MFA का नेक्स्ट वर्जन कहना चाहिए। CMA का नेक्स्ट वर्जन थोड़ा मुश्किल होगा, लेंदी होता है, ठीक है। P4 ऑफ CA बिल्कुल सही है, मैं ACCA को जानता हूं, तो बिल्कुल मुबीन आपकी लैंग्वेज में समझता हूँ। P4 ACCA का पेपर होता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है। क्या बात कर दी आईफोन साहब, आपका नाम नहीं आ रहा, मगर आपने बहुत कॉन्सेप्चुअल बात की, जबरदस्त बात की। कॉन्सेप्चुअल पेपर है, बिजनेस डिसीजन मेकर। अब्दुल्ला सुहेल सही बात की आपने। सिलेबस लेस है और टेक्निकल है। नहीं फरहान, सिलेबस तो लेस नहीं है, मगर कह सकते हैं यस टेक्निकल है और प्रैक्टिकल है। बजटिंग, एनालिटिकल विद फिगर्स, ठीक है। आवाज स्लो आ रही है, आवाज मेरे ख्याल से तो बहुत तेज आ रही है, मैंने पूछा था बच्चों से। कैलकुलेशन बहुत है जी, बिल्कुल, मगर थ्योरी का तड़का लगने वाला है जी, लग रहा है। सबसे डिफिकल्ट इन CFAP, नहीं 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 साकिब, CFAP की दुनिया में आगे बहुत इम्तिहान बाकी हैं।
BFD का इम्तिहान जो है ना वो उसके आगे बहुत इम्तिहान है, पेपर पूरा नहीं हो पाता, सभी सही कह रहे हैं। टेक्निकल बट इट विल बी इंजॉयबल। अरसलान बहुत अच्छी बात की आपने, समअप कर दिया। टेक्निकल पेपर जरूर है मगर ये कि इंजॉयबल है। डिफिकल्ट टू मैनेज विद FFR, अली कह रहे हैं डिपेंड करता है जी, बिल्कुल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, अगर मेहनत करेंगे पहले दिन से तो फिर मैनेज किया जा सकता है। मेरे नाम में हॉर्न्स क्यों आता है? अच्छा मेरे नाम में हॉर्न्स नहीं आता, वो ऑनररी डिग्री है मेरी, BSc की डिग्री भी है, मैंने वो बताना भूल गया। मैं ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की भी मेरे पास डिग्री है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑनर्स इसलिए कहते हैं, BSc ऑनर्स कहा जाता है। उसामा वेरी गुड क्वेश्चन है। ठीक है मोहम्मद, मैं इस पर बात करूंगा, पेपर 95 टू 100% अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा कुछ बात कर लेता हूँ। नंबर 1 लेंथी पेपर आता है जी, बिल्कुल। ये तो आप किसी भी बच्चे से बात करेंगे ना तो वो आपको यही बोलेगा कि सर ये तो ऐसा है कि हमने सुना है कि पेपर में जो क्या कहते हैं सवाल जो पेपर होता है वो लेंथी होता है। तो लेंथी पेपर होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं हम। इस बार भी मैं समझता हूँ कि 80 अजीब अजीब के साथ चीज़ें सबमिट करा के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो किया। इस बार भी लोगों का 80-85 मार्क्स का बड़ी मुश्किलों से अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, लेंथी पेपर कैसे टैकल करेंगे बात करेंगे। पास करना आसान है, बिल्कुल सही है रवा, ये बात हम आगे जाके आपको प्रूव करेंगे। अच्छा उसके अलावा और क्या, अच्छा आप मॉडरेट कोर्स लेंथ, पहले कोर्स बहुत बड़ा हुआ करता था, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। और इसकी वजह से हमारे जहन में एक बात जहन में बैठ जानी चाहिए जो कि रिसेंट में नजर भी आ रही है। मॉडरेट कोर्स लेंथ प्रीवियसली लेंथी, प्रीवियसली इट वाज लेंथी, प्रीवियसली काफी लेंथी था जी। अच्छा मेरी तस्वीर नहीं आएगी पूरे सेशन में भाई, मेरी तस्वीर की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरह मेरी आवाज और मेरी जो है राइटिंग आती रहेगी, तस्वीर की मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बेफिक्र है, पेपर में भी जो है आपको मेरी बातें जहन में आ रही होंगी। खैर अच्छा आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश का बहुत अच्छा कॉम्बो होना चाहिए, यूज ऑफ मैथ्स प्लस इंग्लिश। अच्छा क्यों मैं कह रहा हूँ मैथ्स और इंग्लिश का, मैथ्स इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व है। अच्छा सर मेरी मैथ्स वीक थी तो क्या मैं BFD नहीं पढ़ सकता? मेरी मैथ्स वीक थी, क्या BFD मेरा पास नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, जितनी मैथ्स चाहिए आपका मैथ्स का टीचर मैं बन जाऊंगा। जितनी मैथ्स चाहिए उतनी आपको क्लास में सिखा दी जाएगी, वो आप टेंशन न ले। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सही है ना, पावर, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ये जितनी चीजें आपको चाहिए वो आपको क्लास में सिखा दी जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन इस बात की नहीं लेनी है आपने, ठीक है जी। बिल्कुल मैथ्स के टीचर बन जाएंगे, रोहन जानते हैं हमें कैफ लेवल पे मैं ये बातें करता रहा हूँ। अच्छा इंग्लिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश इसलिए क्योंकि रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप कैलकुलेशन भी करने जा रहे हैं, अगर आपने रीडिंग सही नहीं की ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और PL प्लस थ्योरेटिकल एरिया भी पेपर में आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि इंग्लिश का इस्तेमाल जो है अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट। बट परेशानी की बात नहीं, जैसे मैंने आपको कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीजें जो है वो हमारे सेशन में कवर हो रही होंगी। अच्छा इसके अलावा यार इसमें एक और चीज ये है कि रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जो बच्चे अक्सर आखिर में जाके जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये बात आप अगर ध्यान में रख लें कि खाली कॉन्सेप्ट लेके पेपर पास हो जाएगा तो मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल है, रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं होगा उसके बगैर आप ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मगर खाली कॉन्सेप्ट की बेस पे अगर आप पेपर देने चले गए ना तो परेशानी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो प्रैक्टिस, अच्छा सर तो क्या आप प्रैक्टिस कराएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे, जब भी तो हमारा कोर्स बहुत लेंथी है, 200 घंटे का कोर्स इसीलिए तो है। ठीक ठाक प्रैक्टिस मटेरियल हमारा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड लास्ट में एक बात बहुत कोर्स करेंगे, ओपन बुक होता है जी, ये बात पता है ना आपको, ओपन बुक होता है, 3 बुक्स अलाउ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अपनी बुक भी जो है अलाउ होती है, काफी अरसे से लोग हमारी बुक लेके जा रहे हैं पेपर में, और भी पेपर में आप बुक्स ले जा सकते हैं, 3 बुक्स अलाउड होती हैं। और थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि theoretical topics are also examined now, theoretical topics are also examined। अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है इस पर मैं बात करूं, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होगी। अच्छा लॉजिकल पेपर है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, लेंथी पेपर है बट लॉजिकल पेपर है, ये वो लॉ कितना नहीं है या टेक्स्ट कितना नहीं है कि रूल बन गए तो बन गए। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों करते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों किया जाता है, मैं इसका जवाब देने का पाबंद हूं और आपको इंशाल्लाह जवाब भी दिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा एक बात अभी तक सर आपने नहीं बताई, सर ये पेपर मुश्किल है या आसान है, ये तो बताइए। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज मैं चाहूंगा सिर्फ 3 वर्ड में आंसर दें, इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट। मुझे चौथा कोई वर्ड नहीं चाहिए, जरा चैट के थ्रू बताएं इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट। आप लोगों ने क्या सुना है? सभी कह रहे हैं मॉडरेट, सतीश कह रहे हैं मॉडरेट, मुबीन कह रहे हैं मॉडरेट, ओके सबका मॉडरेट 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 आ रहा है, ठीक है मॉडरेट, वेरी गुड। डिफिकल्ट कह रहे हैं आशीष, नहीं चंदा मॉडरेट ही ज्यादा सही है, अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। अच्छा मजे की बात ये है कि मैं आपको हमेशा कितना हर दफा मैं जब ये, अच्छा कासा के सेशन में भी मैं ये बात करता हूँ, जब मैं कासा का सेशन कराता हूँ हर साल, मैं उस वक्त भी ये बात करता हूँ, पहले सेशन में भी मैं ये बात कर लेता हूँ। डिफिकल्ट जीशान मेरे ख्याल से नहीं है, ईजी अरसलान कहना थोड़ा जज्बाती हो जाएगा उन लोगों के साथ जो बेचारे मॉडरेट कह रहे हैं। अच्छा
इसका आसान तरीका पता है क्या? इसका आसान तरीका यही है, बहुत यूनिवर्सल तरीका है। आप किसी भी पेपर के बारे में ये काम कर सकते हैं। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट किसी भी पेपर का क्या है, आप उसका पासिंग परसेंटेज देखें। अभी टाइम कम है, वरना मैं एग्जामिनर कमेंट भी दिखाता आपको। ये मैंने अभी कासा का सेशन कराया था, अभी पिछले महीने मई में कराया था ना, हाँ मई में कराया था, पेपर से पहले कासा वाले कराते ना सेशन, रिवीजन सेशन, तो मैंने वहाँ भी ये बात की थी। मैंने लास्ट टाइम जब रिफ्रेशर बैच होता है हमारा, तब भी मैंने ये बात की थी। और जब मेरा हमारा पहला सेशन होता है, किसी ने पोर्टल से डेमो लेक्चर लिया हो, तो वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि आप अगर पासिंग परसेंटेज देखें पिछले कुछ सालों का, दिसंबर 20 से देख लें, कोविड के बाद से देख लें, दिसंबर 20, जून 21, क्योंकि कोविड वाली अटेम्प्ट तो हुई नहीं थी, जून 21, दिसंबर 21, जून 22, दिसंबर 22 एंड जून 23। जून 23 तो अभी नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप इनका एवरेज निकालें जरा, अगर हम इनका एवरेज निकाल के देखें, तो दिसंबर विंटर 2020 में हमारे पास 49% बच्चा पास हुआ है, 49% बच्चा पास हुआ है। अच्छा, ये पेपर ना मेरे हिसाब से मॉडरेट है, क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज बड़ा, मैं समझता हूँ कि मुनासिब आता है। मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया था मॉड्यूल एफ के मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, मैंने आपको बताया ना। आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे रिजल्ट वाले दिन कि पूरे पाकिस्तान से 49 बच्चा पास हुआ है, पूरे पाकिस्तान से 48 बच्चा पास हुआ है, पूरे पाकिस्तान से 100 बच्चा पास हुआ है। मैंने ऐसे दिन कभी बीएफडी में नहीं देखे। बीएफडी का परमानेंट क्रेडिट का नंबर आप देखेंगे 400, 500, 300, 500, 700 भी देखा मैंने, इस में 700 के करीब परमानेंट क्रेडिट था। तो 49% रिजल्ट इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर, ठीक है, सीफैप लेवल में। मगर ऑब्वियसली हमेशा नहीं रहा, जून 21 में उसने इसको रिडीम किया, उसने कवर अप किया, उसने एडजस्ट किया, मुनासिब किया, 22% में लेके आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसने एवरेज किया 31%। फिर जून 22 में भी आप अगर देखेंगे ना, तो ये है आपके पास 29%। मगर दिसंबर 22 में उसने एग्जामिनर ने और थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, ये आ गया 24%। तो आप इसका एवरेज निकालें, क्या बन रहा है जरा, इन 5 अटेम्प्ट का एवरेज निकालें अगर आप, लगभग 1, 2, 3, 49, 22, ये बनता है 71, 71 31, 102, 102 और 29, 131, 131 और 24, 155, 155 को डिवाइड बाय 5 करें, ये बनता है एवरेज 31%। 31% आ रहा है उसामा, मैंने निकाल लिया बगैर कैलकुलेटर के। अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स स्किल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है मेरे, पढ़ाया हुआ भी काफ़ी है मैथ्स मैंने, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर, तो 31% एवरेज, इसका मतलब एक अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी। पहले अच्छी न्यूज़ सुन लें, पहले अच्छी न्यूज़ सुन लें। अच्छी न्यूज़ ये कि 31% इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू अदर पेपर ऑफ सीफैप। आप लॉ से कंपेयर कर लें इसको, आप ऑडिट से कंपेयर कर लें इसको, आप इनफैक्ट मैं कहूँगा अब सीफैप 3 का तो थोड़ा बेहतर हो गया है, सीफैप 3 का तो बेहतर हो गया। इनफैक्ट अब कुछ पेपर टेक्स्ट के कंपेयर कर लें, कभी कभार टेक्स्ट में भी आपको जो है ना परेशानी का सामने रहता है। तो अगर आप इन पेपर से कंपेयर करें ना, तो इन पेपर से कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ 31% इज मच बेटर परसेंटेज, मच बेटर परसेंटेज। जो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कभी इसमें ये नहीं देखा 50 परमानेंट क्रेडिट और 100 परमानेंट क्रेडिट, मैंने मॉड्यूल एफ के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जरूर देखा, वो दिन बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। तो ये एक ब्लेस्ड पेपर है, मैं समझता हूँ ब्लेस्ड इसलिए बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि यार इसमें पासिंग परसेंटेज जो है ना वो 22 तक गया है, चलो ठीक है। मैंने 18-15% भी पासिंग परसेंटेज देखा है, लॉ में 10-12% पासिंग परसेंटेज रहा है पिछले कुछ सालों में। जो लोग लॉ दे चुके हैं वो ये बात जानेंगे, आप अपने सीनियर से पूछिएगा जो अभी नया ओपन बुक लॉ हो रहा है वो कितना डिफिकल्ट बन रहा है। अच्छा, मगर एक बुरी बात भी है इसमें, एक बुरी बात क्या है यार, एक बुरी बात ये है कि 31% का मतलब है ऑलमोस्ट 1/3, 1/3 से भी कम। अगर 3 दोस्तों का ग्रुप है जो साथ स्टडी करता है, उनमें से एक बच्चा पास होगा और 2 बच्चे पास नहीं, ये एक बैड न्यूज है, एक हकीकत है, सीरियसली स्पीकिंग। 3 में से एक बच्चा पास होगा और 2 बच्चे पास नहीं होंगे, ये हकीकत है भाई। 31% मतलब यही है ना यार। आप देखें, यहाँ तो 24 का मतलब तो उल्टा हो गया कि 4 में से एक बच्चा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपने ज़्यादातर लोग वो हैं जो री अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको वापस बैठना पड़ता है पेपर में, ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी अटेम्प्ट लग जाती है। तो भाई हमें कुछ बातों का पहले दिन से ख्याल करना है, जिनका मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी, ठीक है ना, सिंसियर रिक्वेस्ट होगी कि यार उन बातों का ख्याल करें ताकि हम जो है ना वो सक्सेसफुल में आ जाए, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल इज नथिंग, ठीक है, पहले दिन से पढ़ेंगे मसला नहीं होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करता चलूँ, छोटी सी बात है, ज़्यादा मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा इस बात पे। देखिए यार, मैं आप जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, मैं जितनी बातें कर लूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के मेरिट आएँ और ये और वो, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ और ऐसी बातें कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर पास करने के लिए ना हमें मेहनत तो करनी है, मगर मेहनत के बाद ना, मेहनत के बाद, अच्छा आपको क्या लगता है ये जो 69% बच्चा पास नहीं होता, क्या ये मेहनत नहीं करता? सवाल है मेरा आपसे। छोटी सी बात है बस, एक मतलब आप हमारे माइंड में बैठ जाए, पहले दिन ही मैंने कहा मैं बात कर लूँ ताकि आगे पता नहीं मौका मिले ना मिले, क्योंकि आगे जाके हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, फोकस बात करते हैं और एक्स्ट्रा कोई बात नहीं कर पाते लेक्चर्स में। हाँ, तो कहने का मतलब है कि क्या 69% बच्चा क्या मेहनत नहीं करता? नहीं, 69% बच्चा ही मेहनत करता है। आखिरी पेपर अटेम्प्ट में जाए ना, लाइब्रेरी तो भरी पड़ी 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 होती है आखिरी महीने में। तो कुछ बच्चे की गलती इस तरह होती है कि वो आखिरी महीने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करता है और 5 महीने नहीं पढ़ रहा होता।
तो आप कोशिश ये करिएगा कि यार पूरे 6 के 6 महीने पढ़े, खाली आखिरी महीने तो हर बंदा मेहनत कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको पूरी स्ट्रक्चर रखिएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बस मैं एक बात और करता चलूँ कि यार जो बाकी 69% बच्चा है वो भी मेहनत कर रहा है, 31% ही मेहनत कर रहा है, पास सिर्फ 31% हो रहे हैं। तो एक बात बस मैं आपके बैक एंड पे डाल दूं कि यार हमारा काम है एफर्ट करना, मगर हमारा सारा एफर्ट यूजलेस हो जाएगा अगर अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होगी। तो हम तो एफर्ट करेंगे, मगर साथ साथ हम एक काम करेंगे जिसे कहते हैं दुआ। क्या कहते हैं? दुआ। कंसिस्टेंटली हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, कि अल्लाह ताला हम मेहनत करें, हमारी मेहनत को ज़ाया होने से बचा ले, मेरी मेहनत को भी ज़ाया होने से बचा ले, आपकी मेहनत को भी ज़ाया होने से बचा ले, ठीक है ना। तो ये है कि क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए थोड़ा सा हम शुरू से ही ना, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा आखिरी महीने रिलीजियस हो जाते हैं, नमाजें पढ़ना शुरू करते हैं, मगर ऑब्वियसली आई थिंक बहुत अच्छी बात है, मगर आई थिंक वी शुड, जैसे कहते हैं ना, मेक इट इज हैबिट, हमें हैबिट बनानी चाहिए इसकी। खैर, तो और दुआ करते हुए बस एक मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं किया करें, कोशिश किया करें अपने दोस्तों के लिए भी दुआ किया करें, अपने रिश्तेदारों के लिए भी किया करें, और जितने भी लोग, इनफैक्ट अगर पढ़ाई रिलेटेड बात करूँ, सबके लिए दुआ किया करें, पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। अच्छा, तो इस जहन से हमने बात कर ली कि मॉडरेट पेपर इसमें पास करना जो है वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अगर हम कुछ बातों का ख्याल करें। अच्छा, बीएफडी के कोर्स के बारे में मैंने कहा कि कोर्स लेंथी हुआ करता था, मगर अब जो है कोर्स की लेंथ कम हो गई। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ जरा गौर से देखिएगा। ये पुराना बीएफडी है, ओल्ड बीएफडी है, जो 2021 तक एप्लीकेबल था, जानबूझ के मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा क्या होता था, इसमें एक थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा बीएफडी क्या नया पेपर है, सवाल है मेरे आपसे, क्या बीएफडी की चीजें आपने कभी जिंदगी में पहले पढ़ी है? मेरे इस बात का जवाब दें, क्या कहते हैं आप? क्या बीएफडी का कुछ थोड़ा बहुत एरिया कभी जिंदगी में पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल जी, एमएफए में पढ़ा है, बिल्कुल जी। कुछ लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा है, पुराने कॉस्टिंग में, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे यही मैपिंग करने वाला हूँ कि आपने कौन सा एरिया पहले पढ़ा हुआ है, कौन सा एरिया नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, और मैं अपनी पेट्रोलॉजी बताऊंगा कि जो एरिया पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, मैं तो आपको ये सोच के पढ़ाऊंगा आपने कुछ नहीं पढ़ा, मगर फिर भी आपके जहन में होना चाहिए कि यार क्या आप जानते हैं ऑलरेडी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किसे कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक टॉपिक होता था, कॉस्टिंग में भी होता था, जिन्होंने कॉस्टिंग बहुत पहले पास किया और जिन्होंने अभी एमएफए पढ़ा है उनको भी ये बात पता है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक एरिया है जो कंफर्म, इसका एक सवाल आता है। इसकी वेटेज 29% थी पहले पुरानी स्कीम में, और नई स्कीम में भी इसकी कंफर्म जो है ना, क्या कहते हैं, इसका एक सवाल आएगा। इसका एक सवाल कंफर्म, इसका एक सवाल कंफर्म है, मैं इस पर स्टार बनाने वाला हूँ। स्टार का मतलब है आप समझ लें इसका एक सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे वैक। क्या वैक आपने कभी पढ़ा हुआ है जिंदगी में? सवाल है, यस और नो। यस, एनपीवी आईआरआर वगैरह का ये टॉपिक, नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर, पे बैक वगैरह भी हम सिखा देंगे आपको, डिस्काउंटिंग, रेलेवेंट कैश फ्लोज, डेप्रिसिएशन, एडबैक लेस, वर्किंग कैपिटल, इन्फ्लेशन, याद आ रही है बातें, टैक्सेशन, टैक्सेशन एंड एरियर्स, इन्फ्लेट फ्रॉम ईयर 1, इन्फ्लेट फ्रॉम ईयर 2, ये सारी बातें हमारी इन्वेस्टमेंट बेजल में होती है। अच्छा, वैक का एरिया जो है वो जिन्होंने एमएफए पढ़ा हुआ है ना, उन्होंने तो कैफ 6 एमएफए में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, मगर जिन्होंने एमएफए नहीं पढ़ा हुआ पुराना, जिसे कहते हैं कि स्कीम के, उन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, टेंशन की बात नहीं, ये भी एक सवाल कंफर्म, मगर टेंशन की बात नहीं है। मैं ये दोनों टॉपिक, चाहे इन्वेस्टमेंट बेजल हो या वैक हो, आप देखेंगे ये दोनों टॉपिक में बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से, जीरो से पढ़ाऊंगा। जो लोग मुझसे एमएफए और कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं उनको ये लगेगा कि शायद मैं उनको कॉस्टिंग और एमएफए की किताब से कुछ चीजें करा रहा हूँ इनिशियल लेवल की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे सबकी बेस बनानी है, मुझे सबको साथ रखना है, मुझे सबको साथ लेके चलना है, मुझे सबको एक लेवल पे लेके आना है और फिर उसके बाद एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल पे ले जाना है। तो एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल पे ले जाने के लिए मुझे खुद भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि सब लोग एक ही वेवलेंथ पे चल रहे हैं, सब लोग के फुटप्रिंट्स एक जैसे हैं, ठीक है जी। अच्छा, हैंड आउट में नोटिस किया था रोहन ने ये बात। अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो थ्योरी एंड सीएपीएम, ये न्यू है, ये आपने एमएफए में नहीं पढ़ा हुआ, ये आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक लिमिटेड एरिया है। लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल न्यू है आपके लिए, ठीक है जी, ये भी न्यू है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी न्यू है। सिर्फ रेलिवेंट कॉस्टिंग ऐसा है जो आपने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ठीक है, मगर बाकी जो एरिया ये बिल्कुल आपके लिए नया एरिया माना जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ लोगों ने क्यूटी में पढ़ा होगा, ग्राफ वगैरह, मगर वो इतना पहले पढ़ा होगा कि आपको याद ही नहीं होगा, बस ये याद होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग नाम की कोई चीज थी, मगर वो कैसे होता था, ग्राफ कैसे बनता था, क्या काम करते थे, ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपके जहन में नहीं आ रही होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है ना भाई? भूले हुए ना भाई अभी फिलहाल? कोई बात नहीं, सब याद दिलाया जाएगा, सारी याददाश्त वापस आएगी आपकी, बेफिक्र है। अच्छा, इसके अलावा ये सेक्शन ए का था, कहा जाता था पहली ग्रेड में, अभी इसको ग्रेड थोड़ी आगे पीछे की गई है। यहाँ से आप समझ लें 2 सवाल इस बार नई स्कीम में पॉसिबल है। अच्छा, मर्जर एक्विजिशन एक टॉपिक है, कंफर्म एरिया है, इसका भी एक सवाल लाजमी आता है, तकरीबन तकरीबन, ठीक है, बिल्कुल ग्राफ बनते थे बिल्कुल। अच्छा, इसका भी एक कंफर्म क्वेश्चन समझ लें आप, नई स्कीम में भी इसका एक सवाल लाजमी है, 20% इसकी वेटेज है, ऑलमोस्ट 1/5 पेपर, यानी अच्छा बीएफडी के पेपर में कितने सवाल आते हैं, किसी को आइडिया?
बीएफटी के पेपर में कितने सवाल आते हैं मैंने बताया नहीं, मैं बताया था 5 क्वेश्चन आते हैं और एवरेज जो क्वेश्चन होता है वो तकरीबन 17 से 25 मार्क का होता है। 15 से 25 मार्क लगा लें। कोई सवाल जो है वो 18 मार्क का होगा, कोई 22 मार्क का होगा, फिक्स 20 मार्क के सवाल नहीं होते। 5 सवाल होते हैं, बिल्कुल सही का उसामा, सतीश, मोहम्मद अरबाज, एच कासवानी, रोहन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो जो है उनकी लेंथ जो है वो आगे पीछे हो रही होती है। अच्छा, उसमें से 2 सवाल मैंने आपको यहाँ के बता दी, सही है। एक सवाल मैंने आपको मर्जर इक्वेशन का बता दिया और एक सवाल मैंने आपको फॉरेक्स बता दिया। ये तो 4 सवाल हुए सर। 5वां सवाल कहाँ से आता था? पहले 5वां सवाल आता था मैक पोर्शन से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपने नाम सुना है? ये कॉस्टिंग में होता था, कैफ 8 में होता था, अभी कैफ 3 में है ये। ठीक है, इसी तरह बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ये कैफ 6 एमएफए में आजकल। वर्किंग कैपिटल का नाम सुना है? जिन्होंने एमएफए पढ़ा है वो जानते हैं, ये भी कैफ 6 एमएफए में चला गया। तो चूंकि ये टॉपिक ऑलरेडी नीचे कैफ में मौजूद है ना, तो एग्जामिनर ने ये ट्रांसफर प्राइसिंग, बस मैं कहूँगा एक वाइट टॉपिक है जो बिल्कुल ही अब सिरे से आउट हो गया। बाकी ये पूरी चीज जो है ना डिलीट हो गई। इससे बहुत फायदा हुआ। मैं तो बीएफटी बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ ना, ये एरिया कॉस्टिंग का, इतने बड़े बड़े टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग आपको पता है ना कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ कैफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पूरे कैफ में, मैं सिर्फ कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा, पूरे कैफ लेवल पे बात की जाए ना, बजटिंग वहाँ की चीजें निकल जाती है। एग्री करेंगे? तो बजटिंग का जो एरिया है वो समझो इसने आपका माफ कर दिया बिल्कुल। वर्किंग कैपिटल बीएफटी से एलिमिनेट हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बहुत लिमिटेड रह गया है। तो कहने का मतलब है ये एरिया जो एलिमिनेट हो गया है, ये पहले 30% 35% टाइम ले जाता था हमारा एफर्ट वाइज। मार्क्स इसके कितने थे? सिर्फ 19%, मगर टाइम कितना लेता था? 30-35%। तो अब एग्जामिनर के पास ना, अब एग्जामिनर ने आप पे एक फेवर किया, एग्जामिनर ने आपको एक 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 बेनिफिट दिया है कि आपको बोला यार ये एरिया अपनी पढ़ो, ये एरिया कैसे पढ़ा हुआ है, इसको छोड़ दो। अब आप मुझे खुद बताओ, लॉजिकली स्पीकिंग, अगर एग्जामिनर एक जगह बेनिफिट दे रहा है तो दूसरी जगह क्या कर सकता है वो आपके साथ, जो कि वो कर रहा है? बताएं, जवाब दें। अगर वो एक आपको बेनिफिट दे रहा है तो दूसरी तरफ वो क्या कर सकता है आपके साथ? जवाब दें। क्या कर सकता है? बिल्कुल, वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है, गेम खेल सकता है, बिल्कुल सही बात की। वो स्ट्रिक्ट कर सकता है पेपर। ज्यादती नहीं करनी चाहिए यार, ज्यादती तो नहीं हुई ना शबी, क्योंकि उसने बराबर कर दिया ना हिसाब। यहाँ से आपको बेनिफिट दे दिया कि चलो यार कम पढ़ के जाओ, ज्यादती क्या ना, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स कैसी बातें करो तुम लोग, मार्क वेग चंदा कैसी बातें करो। खैर, तो ये मैं कहूँगा कि यार आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे कोर्स में उसने रिलैक्सेशन दी है, तो अब वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर सकता है और कर रहा है। अच्छा, ये पुरानी ग्रेड हुआ करती थी, ये अब जा चुका है कोर्स में। ये पुरानी ग्रेड हुआ करती थी और ये हमारी नई ग्रेड है। अच्छा, नई ग्रेड में अगेन फॉरेक्स का एरिया, फॉरेक्स मींस करेंसी का जो मसला चल रहा है आजकल हमारे मुल्क में, डॉलर रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो पूरा एक टॉपिक आता है। अच्छा, ये भाई ये एक तो ये मैं क्लियर कर दूं प्लीज यार, ये 800 छोड़ दें, ये हाइड कर दें। हमारा कोर्स 200 घंटे का है, ठीक है, और ये क्यों 200 घंटे का कोर्स है इस पर मैं बात करूंगा। कि जिस एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर इसको कम कर दें आप प्लीज़, खुदारा कम कर दें। मैंने कहा ये कम नहीं होगा, ये कम होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, डंडी नहीं मार सकते। तो खैर ये 200 घंटे का कोर्स इसलिए क्योंकि इसमें अलहमदिल्ला कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस कराई जा रही है। फिर प्रैक्टिस के बाद आपको प्रैक्टिस ही नहीं कराई जा रही, रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर का चेंजिंग पैटर्न क्या है। फिर सिर्फ यही नहीं कराई जा रही, थ्योरी को भी अलग से प्रिपेयर कराया जा रहा है, थ्योरी के भी लेक्चर मौजूद है। और अब तो एक और चीज़ ऐड हो जाएगी जो आप लोगों के लिए और ज़्यादा रेलिवेंट है, जो कि जिस पर मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था पिछले टाइम में, उसका मुझे बहुत फायदा भी होगा इंशाल्लाह, इस बार भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। वो ये कि ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा, ये भी बच्चों का सवाल है कि सर ऑनलाइन पेपर हो गया तो क्या हम रजिस्टर बनाना बंद कर दें, रजिस्टर फेंक दें सारे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यार 200 घंटे इसलिए, मैं चाहूँ तो खैर खाली कॉन्सेप्ट दे दूँ तो मेरे ख्याल से शायद ये 100 घंटे 80 घंटे में काम हो जाएगा, मगर नहीं यार। तो मैंने जैसे पहले बताया कि कॉन्सेप्ट देने से पेपर नहीं निकलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी, रीसेंट टाइम के फ्लेवर को भी देखना होगा, थ्योरी को भी रिस्पेक्ट देनी होगी। थ्योरी में मैं पूरा आपको बताऊंगा, 35-40 मार्क्स तक की भी थ्योरी आई है। दिसंबर 22 में 40 मार्क्स तक की थ्योरी आई है, और वन ऑफ द रीजन रहा जिसकी वजह से लोगों का पेपर नहीं निकल सका अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बिल्कुल एग्जामिनर कैलकुलेटर यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। और ऑनलाइन प्रैक्टिस भी एक नया फीचर है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना होगा इस बार। ठीक है जी, तो ये तीन अच्छा, ये ग्रेड जो है ना, ये बड़ी मिक्सअप हुई है, मिक्सअप समझते हैं, ओवरलैप हो रही है, इसकी कुछ चीज़ें यहाँ गिरी हुई हैं, इसकी कुछ चीज़ें वहाँ गिरी हुई हैं, तो आप इस ग्रेड को तो समझे मर्जी कर दें। ये ग्रेड अलग है फॉरेक्स वाली, ठीक है, 20 से 25 मार्क की। तो सर क्या सवाल अभी भी 5 आएंगे या 4 आएंगे? नहीं, सवाल 5 ही आएंगे, इसमें से एक सवाल आएगा और बाकी जो ये 2 ग्रेड है इनसे मिला के 4 सवाल बने। जो पिछला 3 अटेम्प्ट का हमने एनालिसिस देखा, इसमें से 4 सवाल बने। ठीक है जी, थ्योरी पूछ रहे हैं बिल्कुल, मगर थ्योरी डरने की जरूरत नहीं है यार, थ्योरी डरने की जरूरत नहीं, थ्योरी हम भी कवर कर लेंगे तो फिर टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अब ये सवाल आ रहा है कि जी, जो अक्सर सवाल आया कि सर दिसंबर 23 में क्या नया किया जाए।
दिसंबर 23 में क्या नहीं किया जाए? स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड शो नहीं हो रही। एक मिनट, स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही? एक मिनट मुझे कंफर्म करें। एक